age group of 18 to 25, they are oftenly seeking for others validation. वो अपने choices पे उतना trust नहीं करते हैं जितना सामने वाला अगर उनको बोल देते you are looking really nice तो वो एकदम चढ़ जाएंगे. तो इस चीज से कैसे हमको कोप अप करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, तो जो सामने वाला आपके लिए बोल रहा है दैट इज नॉट अबाउट यू, दैट इज अबाउट देयर परसेप्शन. आपकी एक खुद की जो इंडिविजुअलिटी है वो आप कहीं ना कहीं खो दोगे. सो ये जो फिट इन होने वाली चीज है ना, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में आपको नहीं रखनी है. ब्रेकअप, मैंने जैसे बोला, एक टाइम पे अगर आप 3 पार्टनर्स को डेट करोगे तो वहां पे तो ब्रेकअप होना ही होना है. तो यहाँ पे पहले तो समझना है कि ब्रेकअप का जो आपका जो रीजन है वो क्या है, कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा हो रहा है, या फैमिली प्रेशर है, या अगर इंटरकास्ट है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. किसी इंसान के लिए आप अपनी लाइफ को खत्म करो, ये नेचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में भुगतने पड़ेंगे. क्या इन्वायरमेंट हेल्प करता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं? वो एक कहावत है ना हिंदी में, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. ट्रू. तो ये तो होता ही है. About some tips and topics that you want to give to this 18 to 25 age group. मेरा मैसेज इस एज ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ यही है, डू नॉट रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग इनटू रिलेशनशिप्स में अगर आप जाना चाहते हो आप जाओ. ये ध्यान में रखना है कि करियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ. पहले तो जब तक आप मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है आप शादी नहीं करेंगे. पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे. देयर इज नो परफेक्ट पार्टनर, कोई परफेक्ट नहीं होता. Okay, so welcome everyone. I am welcoming you on a very first episode of Ye Talks. This is your host and दोस्त सृष्टि दुबे. चालू करने वाले हैं हमारा बहुत ही नया सेगमेंट ये टॉक्स, और हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हर्षरण कौर रंधावा मैम जी. ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज कि ये है को फाउंडर पीस ऑफ माइंड काउंसलिंग सर्विसेज भिलाई की. मन की शांति के लिए आप बिल्कुल वहां जा सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमें. ओके, इस प्रोफेशन में आने से पहले आई वॉज अ टीचर. ओके. मेरा मोर देन 25 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग में. एंड ऑल्दो मैं टीचिंग में नहीं जाना चाहती थी, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. ओके. बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई कुड नॉट टेक अप दैट लाइन. उसके बाद तो देन आई शिफ्टेड टू टीचिंग. और मैंने एक चीज नोटिस की, जब मैं टीच करती थी ना, आई यूज्ड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स वेरी नाइसली. वो उनके बिहेवियर में, उनके वो जिस तरह से मुझे अप्रोच करते थे, आई कुड ऑल्सो मेक आउट. और पेरेंट्स भी जब आते थे मेरे पास पीटीएम में, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि मैम आप बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को काउंसल करते हो, आपकी बात बहुत मानते हैं. आई यूज्ड टू टीच हायर क्लासेस लाइक टीनेजर्स, तो बिहेवियरल इश्यूज उनमें होते हैं. सो पेरेंट्स यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि मैम थोड़ा सा आप समझाओ. तो आई यूज्ड टू डू दैट. एंड जैसे कि मैंने कहा, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. तो साइकोलॉजी हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता था, ये सब्जेक्ट. देन वाइल टीचिंग मुझे ये थॉट आया मन में कि चलो, इफ नॉट एमबीबीएस, आई कैन कनेक्ट विद पीपल बायोलॉजिकली थ्रू देयर माइंड्स, है ना. तो ये भी एक, हम इसको भी एक मेडिकल फील्ड की तरफ लेके जा सकते हैं. सो देन अलॉन्ग विद माई टीचिंग प्रोफेशन मैंने तभी से साइकोलॉजी में आगे बढ़ना शुरू किया. आई डिड माई मास्टर्स अगेन. आई एम ऑलरेडी मास्टर्स इन इंग्लिश. उसके बाद फिर मैंने डबल मास्टर्स किया साइकोलॉजी में. एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होते हैं इफ यू हैव टू गो इनटू अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड. जैसे मैं एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशंस होती हैं. द सेम गोज, यस. सो वेदर यू वांट टू बिकम एन आई स्पेशलिस्ट या फिर गायनोकोलॉजिस्ट है, उसी तरह से साइकोलॉजी में भी दैट डिफरेंट फील्ड्स. सो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास करने हैं अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, जो भी आपको चाहिए. सो देन आई डिड दैट. और ऑलरेडी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना था कि अब आई वांटेड टू लीव दैट प्रोफेशन एंड कम इनटू दिस प्रोफेशन. ओके, तो मैम माय फर्दर क्वेश्चंस विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18. मुझे लगता है बहुत ज्यादा ट्रिगर इन लोगों को होता है, और साइकोलॉजिस्ट के लिए ये वाला एज ग्रुप मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट रहता होगा हैंडल करने के लिए.
डिफरेंट बोले या थोड़ा सा मुश्किल रहता कह सकते हैं. हाँ हाँ. Yes, it is actually tough. Okay, so ma'am, what according to you are some literal basic issues that 14 to 18 age group is facing? अब उसमें होता यह है कि adolescent age in itself is a very tough period. बच्चे उस एज के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर वो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. और यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो ये चीजें समझ नहीं पाते हैं. अब पेरेंट्स का एक, जैसे हम इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन अपब्रिंगिंग जो होती है, जो हमारे सोसाइटी में हमारे अंदर इनकलकेटेड होती है कि हमारे बच्चों को हमने इस तरह से करना है, इस तरह जो हमारे साथ हुआ हम उसी को आगे अपने बच्चों पे डालना चाहते हैं. बट आज के सिनेरियो में दिस डज नॉट वर्क. दिस डज नॉट वर्क क्योंकि हमारा जमाना नहीं है वो, है ना. तो आजकल के बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है. तो बच्चे जो हैं इस एज में अपने पेरेंट्स से अलूफ रहना चाहते हैं, थोड़ा कट जाते हैं. और पेरेंट्स को ये लगता है कि वाई द चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे. कई बार वो बदतमीजी से भी बात करते हैं, वो बिगड़ रहा है बच्चा, वो बिगड़ रहा है ना. पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है कि बच्चा बिगड़ रहा है या बच्चे में ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं या बहुत बदतमीज हो गया है या हमारी बात नहीं मानता है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम इज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेरेंट्स. ओके. सो ये टीनेज इशू की, टीनेज एज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. शेयरिंग वो नहीं करते हैं, पीयर प्रेशर बहुत रहता है उनके ऊपर, फोकस नहीं होता है. एंड देन अगेन वी डिस्कस दैट क्वेश्चन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. वो ये सारी चीजें मिल करके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा वो वर्स हो जाती है. ऑलरेडी वो ट्रिगर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दैट एडोलेसेंट पार्ट, हार्मोनल चेंजेस. ये वाला जो पार्ट है, यही पेरेंट और बच्चों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, इसके कारण बहुत बार क्या होता है कि कई बार टॉक्सिक हाउस होल्ड रहता है, पेरेंट्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं अच्छी रहती है. तो इसके चक्कर में बच्चे पे मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और 14 टू 18 एज ग्रुप में बहुत सारे केसेस हम लोग एज अ नॉर्मल ऑडियंस भी सुनते हैं. तो आप तो एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा फेस करते हो ये वाली चीज. बहुत ज्यादा है ये. सी, अगर आज की डेट में कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो टीनेजर है या वो 20 इयर्स के ऊपर का है या वो 30s में, वट एवर इट इज, आपकी एक पर्सनैलिटी होती है. और वो जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, इट सोलली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव गॉट. आपका बचपन कैसा था, आपका चाइल्डहुड कैसा था, घर का माहौल कैसा था, है ना. तो टिल 5 to 6 years ऑफ एज जैसे बच्चा पैदा होता है, मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी शेप अप हो जाती है. बाकी जैसे जैसे एज बढ़ती है हम अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं. तो कई बार हम अपनी जो हमारे अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो ड्रॉबैक्स होते हैं, इन्वायरमेंट से हम सीख के चेंज कर लेते हैं, बिहेवियर्स, नए बिहेवियर सीख लेते हैं, है ना. सो ये होता है. तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है बच्चों के ऊपर. अगर पेरेंटिंग, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे घर के इन्वायरमेंट की मैंने बात की, अब चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं. अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बनती है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, एंड दैट अब्यूज कैन बी ऑफ एनी काइंड. इट कैन बी फिजिकल अब्यूज, इट कैन बी वर्बल अब्यूज, इट कैन बी सेक्सुअल अब्यूज. तो अगर वो आपके घर में हो रहा है, बच्चा देख रहा है, उसके दिमाग पर वो बहुत ही ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है. Ma'am, also apart from social media, if we see any highlighted issue, तो ये जो रिलेशनशिप वाला इशू है ये बहुत चलता है टीनेजर्स के बीच में. लाइक दे आर गेटिंग इन अ रिलेशनशिप, फिर वो बहुत सारी चीजें रहती है. तो हाउ टू डील विद दैट? लाइक व्हाट आई वांट टू आस्क, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एज कि इसके बाद हाँ यू शुड गो फॉर दिस? अब देखो, ये जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं ना, ये तो किसी एज में भी हो जाता है. आई मीन टीनेज की अगर हम बात करें तो वहां ये होना कॉमन है. सो बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट बैड, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट देन यू शुड नो योर बाउंड्रीज हमेशा. चाहे आप एक टीनेजर हो, चाहे आप 20+ हो, वट एवर योर एज इज,
रिलेशनशिप इज नॉट बैड, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि मुझे इस बाउंड्री तक इस रिलेशनशिप में रहना है, एंड देन आप दोनों जो पार्टनर्स हैं वो कितने आपस में कंपेटेबल हैं। अगर हम टीनेज रिलेशनशिप की बात करते हैं तो टीनेज माइंड इतना डेवलप्ड नहीं होता है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट कि वो रिलेशनशिप के प्रॉज एंड कॉन्स को समझ सके। तो यहाँ पे वो इन्फैचुएशन होती है ना, इट्स जस्ट टीनेज वाली जो रिलेशनशिप है वो एक इन्फैचुएशन है, उसमें कोई वो नहीं होता, वो एज फैक्टर है। तो उसमें अगेन जो टीनेजर्स होते हैं वो ल्योड होते हैं, वो ल्योड हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसी गलत वो उसमें फंस जाते हैं चीजों में। यहाँ पे अगेन पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बच्चा है उसकी एक्टिविटीज क्या है ना। कई बार मैंने देखा है जब बच्चे जैसे सैड होते हैं, घर में चुपचाप बैठे हैं, तो हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप इशू से जूझ रहे हो और वो पेरेंट्स से ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल होता है कि वो बच्चे से बात करें, व्हाट इज द कंसर्न, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, और उसको सही तरीके से गाइड करें कि रिलेशनशिप में जाना बुरी बात नहीं है, बट दिस इज नॉट द एज, दिस इज द एज टू फोकस ऑन योर करियर, है ना। एक फ्रेंडशिप अच्छी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना हो, इट इज गुड, है ना। कई बार अच्छी फ्रेंडशिप हमें मोटिवेट भी करती है। सो दिस इज द बाउंड्री। तो ये जो एज होती है आपकी करियर पे फोकस करने की होती है, तो ये पेरेंट्स को यहाँ पे अपने बच्चों को मतलब एक प्रॉपर वे में उनको गाइड करना है। मैम बट बहुत बार ये वाली चीज भी होती है कि 14 to 18 तक, मतलब जब तक 12 पास आउट नहीं कर रहे हो तब तक पेरेंट्स एकदम कंट्रोल करके रखेंगे आपको कि नहीं आपको कुछ करना ही नहीं है, हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं। उसके बाद एकदम सडन फ्रीडम मिल जाती है, तो उससे भी बहुत बार बच्चे गलत वे में जाते हैं। अब देखो ये जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है ना पेरेंट्स का, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बिहेवियर है। बच्चा जब एक टीनेज में पहुंचता है, एक टीनेजर जो है, वहां पे आपको कंट्रोल नहीं करना है। इफ यू विल कंट्रोल बियॉन्ड लिमिट, देखो कंट्रोल होना जैसे बाउंड्रीज का मतलब यही है कि सम रिस्ट्रिक्शंस, है ना, बट देन अगेन एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज टॉक्सिक, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपकी केयर हो, चाहे वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो, अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग है, एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज टॉक्सिक। अगर आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करोगे बच्चे को, द चाइल्ड विल गेट रिबिलियस, वो बदतमीज होगा, वो आपसे आंसर बैक करेगा क्योंकि आप हमेशा उसको कंट्रोल करना चाहते हो, ये नहीं करना वो नहीं करना। सो थोड़ा बहुत फ्रीडम इज नेसेसरी, बट देन बाउंड्रीज हमेशा होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बाउंड्री। तो एजुकेशनल इश्यूज भी बहुत आते हैं, कभी कभी ये होता है 11-12 जो है वो बहुत ही पीक टाइम रहता है किसी के भी करियर का, तो ये वाली बात रहती है कि बच्चा जो है एग्जाम्पल उसको मैथ्स लेना है बट पेरेंट्स आर फोर्सिंग टू गो फॉर बायोलॉजी, तो ये वाली चीज से भी डील करना काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। यस, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा टीनेजर्स जो होते हैं उनके अपने ही, उनका अपना ही एक वो थॉट पैटर्न होता है, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनको अगर हम किसी चीज के लिए बार बार पुश करते हैं, वो मतलब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो हमेशा अपने बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, पेरेंट्स को वो देखनी है कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में केपेबल है। अब जब बच्चा शुरू से पढ़ रहा है तो पेरेंट्स को इतनी तो समझ आ जाती है कि हमारे बच्चे का जो इंक्लिनेशन है वो कौन से सब्जेक्ट की तरफ है। इफ द चाइल्ड इज गुड इन मैथ्स तो आपको समझ में आएगा, इफ द चाइल्ड इज नॉट गुड इन मैथ्स वो भी आपको समझ में आएगा। इसी तरह से साइंस है, तो अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि मैं साइंस या मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आपको उसकी बात को सुनना है, समझना है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो है अपनी एस्पिरेशंस अपने बच्चों पे डालने की कोशिश करते हैं कि जो हमने किया वही तुम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फादर डॉक्टर है या दोनों पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे ही कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, नॉट रियलाइजिंग कि आपका बच्चा क्या डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं चाहता है। सिमिलरली अगर कोई इंजीनियर है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है, तो वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी इस फील्ड में जाए। ट्रू। सो हेयर द पेरेंट्स नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी वेरी कोऑपरेटिव। अगर आप प्रेशराइज करके बच्चे को फोर्सफुली वो सब्जेक्ट्स दिला दोगे जो वो नहीं चाह रहा है, तो आगे जाके उसके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी के लिए तो वो ले लेगा, चलो ठीक है ना चाहते हुए, बट देन
बाद में जाके वो करियर छोड़ सकता है, देन यू कांट हेल्प इट, प्रॉब्लमेटिक होगा। तो शुरू से ही आपको इस चीज पर ध्यान देना है। 11th और 12th का ही ये मेन पीरियड होता है जब सब्जेक्ट सिलेक्शंस होते हैं। And you recently talk about that you give lectures or awareness about hot issues, hot topics in our society. So one of really hot topics nowadays we see is the LGBTQ. Yes. What would you like to tell us about that particular topic? Also, my exact question to you is कि how पेरेंट्स कोप अप विद दिस, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है और पेरेंट्स भी इस चीज से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। Yes, this is a very good question. LGBTQ जो टॉपिक है rather hot तो है ही है, but then it is also very concerning. LGBTQ सबसे पहले होते हैं जैसे like lesbian है, then gay है, then transgenders are there, then Q stands for queer. Queer means strange या फिर questioning. इसमें क्वेश्चनिंग जो क्यू है वो बहुत लोगों को उसकी इतनी नॉलेज नहीं है। क्वेश्चनिंग या क्वेयर मीन्स कि द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ डज नॉट नो कि मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। Okay. तो वो क्वेश्चन करता है कि मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट्स अप्रोच। अब पेरेंट्स को ये समझना है कि it is neither their fault nor the fault of the child, और this is given to them by nature. एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये चीज बहुत हम देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम अपनी मेंटल हेल्थ, अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ जो कि LGBTQ में से कोई एक कैटेगरी में हो सकता है, वो हम उसको हैम्पर करते हैं। सो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स के लिए ये है कि दे शुड नॉट केयर अबाउट द सोसाइटी। वो बच्चा भी उतना ही नॉर्मल है जितने बाकी बच्चे नॉर्मल है, इन द सेंस कि उस बच्चे को भी माँ बाप का उतना ही प्यार चाहिए जितना कि दूसरे बच्चों को चाहिए है। सो दे शुड एक्सेप्ट देयर चाइल्ड द वे द चाइल्ड इज, एंड दे शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट उस बच्चे की वजह से वो माँ बाप है। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, बच्चा ये माँ बाप को कैसे बताए या माँ बाप कैसे समझे। तो बच्चा जो है इनिशियल स्टेजेस में कुछ उसके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ वो सिग्नल्स देता है। ओके, सो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दो सिग्नल्स, और द मोर दे विल बिल्ड ट्रस्ट विद द चाइल्ड, द मोर द चाइल्ड विल बी ओपन टू द पेरेंट्स। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे बच्चे के साथ, तो बच्चा जो है वो तो धीरे धीरे समझने लगेगा, बट देन व्हेन ही विल ग्रो, जब वो ग्रो करता जाएगा, उसको और समझ में आएंगी चीजें, तो वो विड्रॉ होता जाएगा। तो यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट विद द चाइल्ड सो दैट द चाइल्ड कैन ओपन अप विद यू एंड शेयर द इमोशंस एंड थॉट्स जो भी उसको लेके, अपनी बॉडी को लेके उसके अंदर आ रहे हैं। और जब चाइल्ड आपसे शेयर करे, आपको उसको बिना क्वेश्चन किए, बिना कोई भी डाउट मन में लिए हुए उसको एक्सेप्टेंस में लाना है। सो दिस इज हाउ parents can help the child if the child belongs to any of the LGBTQ categories, and also parents के लिए भी ये, उनके लिए ये better होगा। Ma'am, do such children who belongs to LGBTQ, do they need extra love and care from their parents, extra support? Yes, उनको extra love और support तो चाहिए है, because थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो पेरेंट्स के मन में ये डर तो होता ही है कि ये तो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि हमारा बच्चा ऐसे है, या हमारा बच्चा लड़कियों की तरह तैयार हो रहा है, या अगर कोई लड़की है तो वो टॉम बॉयज टाइप्स रह रही है। सो ये उनको जितना वो एक्सेप्टेंस में लाएंगे, उतना ही उनका जो बच्चे के साथ बॉन्डिंग है वो अच्छा रहेगा, और बच्चा जो है बाकी बच्चों की तरह नॉर्मली वो ग्रो कर सकता है। अब ऐसे बच्चों में इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं होता है। दे कैन बी इक्वली इंटेलिजेंट, दे कैन बी इक्वली हार्ड वर्किंग, वो सब अचीव कर सकते हैं जो बाकी बच्चे अचीव करते हैं। दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी इंजीनियर, दे कैन बी एनीथिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की सपोर्ट उनको चाहिए होती है। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट उनके साथ है तो सोसाइटी डज नॉट मैटर। मैम, इफ पेरेंट्स आर सपोर्टिंग देम वेल, देन सोसाइटी से डील करना इजी हो जाएगा। इट विल बी इजियर फॉर देम टू डील विद द सोसाइटी। ओके, so ma'am, let's just jump to another age group. My further questions would be from the age group of 18 to 25. In my sense, I feel that this is one of the most complicated
और बहुत खुशनुमा जो बोलते हैं उस टाइप का एज ग्रुप ये होता है. बहुत सारी नई चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं, कॉलेज जाते हैं, एंड मेनी थिंग. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू as you are a psychologist is ki what are some common issues that 18 to 25 age group people face? अब सबसे कॉमन इशू, द मोस्ट कॉमन इशू नाउडेज जो पीपल ऑफ दिस एज दे फेस, दैट इज रिलेशनशिप इशू प्लस करियर कॉन्फ्लिक्ट. ये दो चीजें बहुत ज्यादा है. तो मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे आते हैं इस एज ग्रुप के. सो ये दो ही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस एज में मैटर करती हैं, द कंसर्न्स व्हिच आर देयर. तो मैम, what are some common relationship issues that children face and what would you like to suggest them कि इसे cope up कैसे करें? अब रिलेशनशिप इश्यूज में लाइक अट्रैक्शन इज देयर. अब जो इनिशियल अट्रैक्शन हम कह सकते हैं जो कि मे बी 16-17 ईयर्स या 18 ईयर्स में शुरू होती है, दैट इज वी कैन कॉल इट एज अ पपी लव. तो ये एक इन्फेचुएशन होता है. इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप है कि उस रिलेशनशिप को एक वैसे जेन्युइन नोट में या उस तरीके से लेना है. सो नाउ डेज एज वी ऑल नो लिव इन रिलेशनशिप इज वेरी कॉमन. बच्चे आजकल देयर इज नो कमिटमेंट, they live in relationships, okay, and then at the same time एक time पे they date 2 and 3 partners. So at the same time they date 2 and 3 partners. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, because as I said commitment इतनी नहीं है, genuinity इतनी नहीं है. दैट इज वाई आप एक टाइम पे अगर 3 पार्टनर्स को डेट कर रहे हो तो यू विल बी इन प्रेशर ऑल द टाइम. तो अगर आप इन सब चीजों में फंसे रहोगे देन हाउ विल यू फोकस ऑन योर करियर, है ना. तो मेरे पास मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे आते हैं इस एज के. और देन जब वो एक टाइम पे 3 पार्टनर्स को डेट करते हैं और एक पार्टनर को अगर पता चलता है देन यू कैन मेक आउट कि क्या पॉसिबल सिचुएशन वहां पे हो सकती है. मैम, ये जो नो वाला पार्ट है, इज इट जस्ट फॉर दैट जो आपने टॉपिक ब्रिंग अप किया इंटीमेसी वाला, या फिर ऑन अ रेगुलर बेसिस हमको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी कि नहीं बोलना सीखो? यस, नहीं बोलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. इट इज नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, लाइफ के हर फील्ड में. और नहीं बोलने से पहले आपको अपनी नीड्स और डिजायर्स को समझना है. मेरी क्या डिजायर्स हैं, मेरी क्या नीड्स हैं. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, इस पे मेरी फिजिकल हेल्थ और मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है. और वो आप तभी समझ पाओगे जब आप खुद से कनेक्टेड रहोगे. और खुद से कनेक्टेड रहने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. ओके. ऑल्सो मैम, ये 18 जैसे ही हम टच करते हैं, फिर वो कॉलेज वाला पार्ट आ जाता है हमारा. तो ये रैगिंग वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ब्रिंग अप होता है हमेशा कि कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पे रैगिंग कर रहे हैं जूनियर्स की. तो क्या ये रैगिंग वाला पार्ट हमको मेंटल ट्रॉमा दे सकता है? यस, डेफिनेटली. रैगिंग तो आजकल वैसे तो बैन कर रखी है बाय द गवर्नमेंट की रैगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पे रैगिंग ने इतना हैम्पर किया है मेंटल हेल्थ को कि बच्चे जो है वो सुसाइड तक कमिट करने के लिए उनको वो चले जाते हैं ड्यू टू रैगिंग. यस, बट नाउ डेज कहीं कहीं होता है. बट आई थिंक कि इतना टॉक्सिसिटी के साथ वो नहीं होता है, इतना इंटेंसली नहीं होता है. बट स्टिल देखिए, रैगिंग अगर एक लाइटर मोड पे है तो अच्छा है, बट अगर आप उसको दूसरे मोड पे ले जाओगे, लाइक इफ यू आर बॉडी शेमिंग समवन, या अगर आप जनरली बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा होती है रैगिंग के टाइम पे, तो ये चीज गलत है. ओके. एंड मैम, अगर ये चीज हम फेस कर रहे हैं, हमको ये मेंटल ट्रॉमा दे रहा है और हमारे पास और कोई नहीं है उस चीज से जो हमको हेल्प कर पाए, टीचर्स भी अगर हेल्प नहीं करे, तो हम खुद में इस चीज से डील कर सकते हैं? खुद में फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पास कोई तो होना चाहिए. द शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा मेंटल ट्रॉमा तभी होता है जब हम चीजों को शेयर नहीं कर पाते. और अगर वो चीजें आप अपने अंदर ही दबा के रखोगे फॉर हाउ लॉन्ग. ट्रू. तो आप अपने अंदर एक ज्वालामुखी, एक वॉल्केनो तैयार कर रहे हो.
और जब तक वो एकदम से फूटने की वो सिचुएशन में जाएगा तब तक आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है. सो यू नीड समवन टू शेयर दोज थिंग्स. इसीलिए मैं जो फील करती हूँ, आपके पेरेंट्स जो है वो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. whatever it is, whatever it is, your parents are the best friends for you. ये मेरा मैसेज है सब बच्चों के लिए, सबके लिए, सारी एज ग्रुप्स के लिए. चाहे पेरेंट्स आपको कितना भी आप उनके अगेंस्ट हो, नहीं हमारे पेरेंट्स पोक करते हैं हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स, बट नो, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है. ऐसी सिचुएशंस में जब आप फंसते हो, एक वो ही होंगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डाउट के, वो आपको हमेशा सपोर्ट और आपको लव करेंगे. मतलब आपको हमेशा बचाने के लिए आएंगे. तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाइए कि आप कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स. मतलब मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेल बीइंग के कॉन्टेक्स्ट से what is self love and why is this so important? Yes, yes, yes. Self love is very very important. अब self love में ये सारी चीजें आती हैं. Like I said, no कहना आपको आना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए, आप खुद से कितने कनेक्टेड हो, आप अपने खुद को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं. एक ये चीज भी बहुत है यहाँ पे सोसाइटी में आजकल. जो मैं देख रही हूँ, मेरे पास केसेस भी आते हैं. अभी कल ही मेरे पास एक केस आया था. बच्चे जो हैं वो खुद को एक्सेप्टेंस में नहीं लाते कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी हूँ, अगर मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मुझे जज किया जाता है या जज किया जाएगा. सो ये समटाइम्स ये सारे थॉट्स उनके खुद के क्रिएट किए होते हैं. तो ये चीजें उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा हैम्पर करती हैं. तो बॉडी शेमिंग में आगे हम बात करेंगे पूरा डिटेल में. सो सेल्फ लव, जैसे कि मैं बोल रही थी, आपको पहले खुद को एक्सेप्ट करना है द वे यू आर. जब तक आप वो नहीं करोगे, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ लव, फर्स्ट कैटेगरी जो आप. तो सेल्फ लव जब आप करते हो तो आप सब कुछ समझने लगते हो कि मेरी नीड्स एंड डिजायर्स क्या है, दीज आर द बाउंड्रीज आई हैव टू मेक, ओके, आई हैव टू से नो, है ना. तो सेल्फ लव में ये सारी चीजें आती हैं कि आप कैसे अपनी मेंटल वेलबींग और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो. मैम ऑल्सो इससे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट सम रिलेशनशिप इश्यूज, तो आई वुड रियली लाइक टू जंप बैक टू दैट टॉपिक. ये रिलेशनशिप जब रह रहे हैं तब तो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, फिर चाहे वो 3-4 के साथ एक साथ रिलेशनशिप में रहना हो, इधर एक पर्टिकुलर पर्सन से ही कमिटमेंट हो. बट आजकल देखा जा रहा है कि ये वाला एज ग्रुप जो है ब्रेकअप से भी कोप अप नहीं कर पाते हैं जल्दी, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है. मेनी पीपल आर इवन सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ ड्यू टू दिस. तो इस चीज पे हाउ. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ब्रेकअप, सो जैसे रिलेशनशिप, मैंने जैसे बोला, एक टाइम पे अगर आप 3 पार्टनर्स को डेट करोगे तो वहां पे तो ब्रेकअप होना ही होना है. और जैसे अभी आपने बोला, इट्स नॉट अबाउट 3 पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर के साथ भी होता है, इफ यू आर कमिटेड टू 1 पार्टनर ऑल्सो, तो ब्रेकअप हो सकता है. तो यहाँ पे पहले तो समझना है कि ब्रेकअप का जो आपका जो रीजन है वो क्या है. क्योंकि ब्रेकअप होने से पहले आप धीरे धीरे, आपको रेड फ्लैग समझ में आते हैं हमारी रिलेशनशिप में कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, या हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा हो रहा है, या फैमिली प्रेशर है, या अगर इंटरकास्ट है, आप दोनों पार्टनर्स अगर कास्ट डिफरेंट है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. और देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. ये जरूरी नहीं है कि जो एक पार्टनर की लाइक्स एंड डिसलाइक्स है वो दूसरे पार्टनर की भी हो. तो यहाँ पे अगर आप खुद के डिफरेंसेस को नहीं समझ पा रहे हो, और डिफरेंट होने की बाद अगर आप उस पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आप ब्रेकअप की तरफ जाओगे ही. ओके, सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर पार्टनर द वे ही और शी इज, क्योंकि डिफरेंसेस तो रहेंगे. तो जैसे एक ही पेरेंट के अगर 4 बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो वो भी डिफरेंट रहेंगे. जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां, हमारा ही हाथ है, लेकिन पांचों की पांचों डिफरेंट है. सो द सेम वे भाई बहन भी डिफरेंट होते हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स भी डिफरेंट होते हैं. सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. आप एक्सेप्टेंस में लाओ सामने वाला, यही सही मायने में ट्रू लव होता है. ओके, नो वन इज परफेक्ट, परफेक्शन किसी में भी नहीं होती है, बट आपको
मतलब इम्परफेक्शन से भी डील करना आना चाहिए। और ब्रेकअप के बाद जब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कोप अप कैसे करें, तो देखिए ब्रेकअप का जो पेन होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू ग्रीफ। अब ग्रीफ इज व्हेन वी लूज समवन, जब हम अपने किसी लव्ड वन को खो देते हैं। तो अगर आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए जेन्युइन थी, अगर आप जेन्युइनली एक दूसरे से कमिटेड थे, तो आपको एग्जैक्टली वो सेम पेन होगा जैसे ग्रीफ में होता है। और ग्रीफ की अपनी स्टेजेस होती हैं, उसका अपना टाइम होता है। सो ब्रेकअप के बाद आपको टाइम जरूर लगेगा उससे बाहर निकलने के लिए। इट कैन टेक मैक्सिमम टू 6 months, मिनिमम टू 1 month। देन अगेन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और पर्सनालिटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैव गॉट। और पर्सनालिटी के बहुत सारे ट्रेट्स हमें हमारे जीन्स से भी मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हेरिडिटरी होता है। सो अगर एक तरीके का पैटर्न, पर्सनालिटी पैटर्न अगर आपकी फैमिली में है, तो वो बच्चों में आएगा। ओके, तो ग्रीफ जैसी पेन होती है ब्रेकअप में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी टाइम लाइफ में अच्छा बुरा हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ ही समय के लिए होता है। अगर आप मन में स्ट्रांगली ये बात को धारण कर लें कि ये भी एक फेज है मेरी लाइफ का, अगर उस रिलेशनशिप में मैंने कुछ अच्छे पल बिताए हैं, गुड फेज मैंने फेस किए हैं, तो ठीक है। अब डेस्टिन्ड है, हो गया ब्रेकअप, तो ये भी एक फेस है, आई विल फेस इट। आपको टाइम लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे प्रेशर आएगा, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। बट देन मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, पास्ट में आपको नहीं रहना है। आपका ब्रेकअप हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो वो बात आपके पास्ट की हो गई। बट यस, वी कैन नॉट फॉरगेट अ पास्ट। सबसे अच्छी बात होती है कि पास्ट में हमें रुकना नहीं है, आपको स्टक नहीं होना। इफ यू विल स्टक इन दैट पास्ट, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस बाउंस बैक करना है, बिकॉज लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है एक ब्रेकअप से। दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर जो बच्चे, जो इंडिविजुअल्स ब्रेकअप की वजह से सुसाइड करते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं बता दूं कि जो लाइफ है दैट इज वेरी वेरी प्रीशियस। किसी इंसान के लिए आप अपनी लाइफ को खत्म करो, ये नेचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में भुगतने पड़ेंगे। सो डोंट मेक एनीवन सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ कि उसकी वजह से आपको अपनी जान देनी पड़े। नो वन, नो वन, नॉट इवन पेरेंट्स। नो। सेल्फ लव इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। सेल्फ लव होना चाहिए, बट यस, कई बार अब आपने पेरेंट्स की जब बात करी है तो जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स तो भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड तो है ही है, लेकिन हम उन्हें गुरु का दर्जा देते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैं हमेशा मैंने बोला भी है और बोलती भी हूँ कि एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज टॉक्सिक। ट्रू। तो पेरेंट्स को भी ये समझना है कि हम अपने बच्चे की जो ओबीडियंस है उसका हम नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे। कई बार मैंने ये ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं कि वो बच्चा अगर उनका बहुत ओबीडियंट है, हर बात माता पिता की मान रहा है, तो वो उसका फ्रीडम छीन रहे हैं, इंडिपेंडेंस उसकी छीन रहे हैं। और बच्चा बिकॉज मेरे माँ बाप है, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे तो आज्ञाकारी होना ही है, मुझे तो ये होना ही है। आप आज्ञाकारी रहो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट देन अगेन एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज टॉक्सिक। ये आपको समझना है, बच्चों को भी समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है। तो अगेन अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोनों तरफ से। Okay, ma'am. So, moving ahead, and now I will jump on age group over 25. तो 25 प्लस की जब हम बात करते हैं तो फिर पेरेंटहुड, मैरिज, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम पेरेंटहुड ओनली। तो अपन देखते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स है, द न्यू पेरेंट्स, बहुत स्टाइलिश, बहुत ज्यादा शो ऑफ रहता है, बोल सकते हैं। वो मैटरनिटी शूट, बेबी हुआ नहीं की शूट, एवरीथिंग लाइक दैट।
तो उनका ऐसे जो आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, इनसे मैं यही मतलब ये आपसे जानना चाहूंगी मैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू दे कम विथ? देखिए, पहली बात तो यह है, जब तक आप मेंटली और फिजिकली इफ यू नॉट रेडी, डोंट जंप इनटू मैरिज। शादी करनी नहीं है जब तक आप पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं हो। ये आपको खुद को समझना है। वंस यू आर रेडी, देन यू गो फॉर मैरिज। और सिलेक्शन करिए। देखिए, आपका जो पार्टनर है, जैसे मैंने अभी पिछले आंसर में क्वेश्चन में आंसर किया है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको मिलेगा, जो डेस्टिन्ड है ना। सो यू शुड नॉट हरी विद द सिलेक्शन ऑफ द पार्टनर। बट यस, अगेन, कोई परफेक्ट नहीं होता है। इस तरह से बैलेंस करके चलना है कि कुछ उनकी खामियां हम समझ लें, कुछ वो हमारी खामियां समझ लें, और एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ हम जाएं। ठीक है। और जब शादी आपकी हो जाती है, आजकल बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, नो वन इज रेडी टू गो इनटू पेरेंटहुड। बहुत जल्दी वो बच्चा नहीं चाहते हैं, है ना। अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं कि अभी तो हमारा करियर शुरू ही हुआ है, अभी तो हमारी शादी हुई है, वी नीड सम टाइम। ओके। आजकल हम ये भी बहुत सुनते हैं और समझते भी हैं, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो फर्टिलिटी रेट है इन बोथ द जेंडर्स, वो बहुत कम हो गया, वो डिक्रीज हो गया, डिटेरियोरेट हो गया है। ओके। आजकल ये समझा जाता है कि इफ द वुमेन क्रॉसेस द एज ऑफ 30, उसके लिए प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द सेम गोज विद मेल्स ऑल्सो, कि उनकी जो फर्टिलिटी है वो भी हैम्पर करती है। ओके। तो शादी जब आप कर लेते हो, मैंने देखा है, मेरे पास केसेस आते हैं कि विद इन 6 months ऑफ मैरिज आप एक दूसरे से उब जाते हो। जस्ट विद इन 6 months या 1 साल में आप क्लाइंट्स आएंगे और उनका इतना ज्यादा वो अपने मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब होते हैं कि दे स्ट्रेट अवे आस्क मी, मैम हमें डाइवोर्स चाहिए। तो जो न्यूली वेडेड होते हैं वो विद इन 6 months ऑफ मैरिज अपने आप दोनों एक दूसरे से उब जाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं कि स्ट्रेट अवे आएंगे, ये हो गया झगड़ा, वो हो गया है मैम, बस हमें डाइवोर्स चाहिए, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये चीज बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि पहले तो जब तक आप फिजिकली और मेंटली रेडी नहीं है, आपको शादी के लिए जाना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू आर रेडी। एंड वंस यू आर रेडी, आप मतलब सिलेक्शन अच्छे से कीजिए, इम्परफेक्शंस के साथ। और ये मत सोचिए कि हमारा पार्टनर 100% परफेक्ट होगा तभी हम शादी करेंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। नो वन इज परफेक्ट। आप पहले खुद की खामियां देखिए। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं तो पहले खुद पर नजर मारिए कि इफ आई एम परफेक्ट। बिकॉज जहां पे मतलब परफेक्ट मतलब क्या, परफेक्ट मतलब आपको जीने का ढंग ही नहीं आता, दैट्स व्हाई यू आर सो परफेक्ट। कुछ गलतियां करो, कुछ नादानियां करो, कुछ समझदारी से चलो, ये तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी ऐसी ही होनी चाहिए। सो परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, यू हैव टू बी इम्परफेक्ट। और पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करो। और शादी के रिलेशनशिप में सबसे जो एक स्किल है जो काम करता है, दैट इज कम्युनिकेशन। आई हैव सीन दिस दैट कपल्स लैक प्रॉपर कम्युनिकेशन। और वो क्यों होता है? बिकॉज बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग। किसी दोनों को आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। 9 to 5 जॉब उसकी भी है, 9 to 5 जॉब, आजकल तो 5 तो दूर रह गया, और भी लंबा टाइम खिंच जाता है। ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होती है बड़े बड़े शहरों में। जैसे मैं खुद नोएडा में थी 17-18 years। तो अगर नोएडा में रहने के बाद आपका ऑफिस अगर गुड़गांव में है तो आपको ट्रेवल करना पड़ता है। तो बाय द टाइम यू रीच होम, आपका पूरा दिन ही निकल गया। सो एंड यू आर सो एग्जॉस्टेड। ना आपके पास आपके बच्चों के लिए टाइम बचता है, ना आपके पास आपके पार्टनर के लिए टाइम बचता है। देन नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है। सो ऑल these things should be taken into consideration
कम्युनिकेशन तो आपको रखना है, एंड सी दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न. ये अपने आप नहीं आता. कम्युनिकेशन मतलब क्या? जैसे सिंपली अगर हम बात कर लें, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, आज का दिन कैसा था, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने नॉर्मली कर ली, बट अदरवाइज आप कितना इमोशनली एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो. इमोशनल प्रेजेंस. यस. और न्यू कपल्स जो है, अब जैसे मेरे पास कोई डाइवोर्स के लिए आ गया और आपको 6 महीने या 1 ईयर हुआ है आपकी शादी को, इफ द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, तब क्या? मेरा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन होता है कि, या फिर आपके मान लीजिए 1 साल 2 साल भी हो गए शादी को और आपका एक बेबी भी हो गया है, एंड द बेबी इज वेरी स्मॉल. अब मैं ये जो बातें बोल रही हूँ, मैं ऐसे केसेस फेस करती हूँ, रोज एक्सपीरियंस करती हूँ, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ. ओके. तो बच्चा तो आ गया दुनिया में. अब आप जो हो एज अ कपल, कंपेटिबिलिटी आप में नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो उस रिलेशनशिप को, ठीक से नहीं लेके जा पा रहे हो. द सफरर इज योर चाइल्ड. हमेशा ऑलवेज हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े में, उनके कॉन्फ्लिक्ट में जो सफर करता है वो हमेशा एक बच्चा होता है. तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ, पहले तो जब तक आप मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं है, आप शादी नहीं करेंगे. पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे. देयर इज नो परफेक्ट पार्टनर, कोई परफेक्ट नहीं होता. देन यू नीड टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर पार्टनर इमोशनली. अगर आपने शादी की है ना भाई, तो ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि 6 महीने एक दूसरे को देख लिया, नहीं हुआ, डाइवोर्स. क्यों? डाइवोर्स क्या है? इट्स एन इटालियन प्लेटर फॉर यू. डू यू थिंक इट एज एन इटालियन प्लेटर? ऐसा नहीं है. दिस इज वेरी रॉन्ग. तो शादी तभी करो जब आप रेडी हो. ये शादी अपने आप में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस लेके आती है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप रेडी हो उनको लेने के लिए, देन दैट इज फॉर यू. अगर नहीं हो तो खुद को थोड़ा सा और टाइम दीजिए. Okay, ma'am, moving forward, I want to know ओवर थिंकिंग जो एक टर्म है, ये बहुत ज्यादा अब सिर्फ टर्म नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत हाई पे है. पीपल आर ओवर थिंकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट थिंग. मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी है, मैं भी बहुत ओवर थिंक करती हूँ. तो आई रियली वांट टू नो हाउ टू कोप अप विद दिस थिंग, हाउ टू मैनेज ओवर थिंकिंग. देखिए, ओवर थिंकिंग होती है जब एक टाइम पे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, एंड वी स्टार्ट बिल्डिंग अ विशियस साइकिल. एक थॉट के बाद एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. एंड ओवर थिंकिंग का, या ओवर थिंकिंग जो है उसका आउटकम होता है एंजाइटी. ओके. तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए या उससे कोप अप करने के लिए बेस्ट तरीका होता है, यू पेन डाउन योर थॉट्स. लिख लो. लिख लो. बिकॉज यहाँ पे आपको खाली करना है. एवरीथिंग इज इन योर हेड. ये भरा हुआ है. ये है, वो है, वो है, ब्ला ब्ला, होल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. और थॉट्स जो है वो कहीं से भी आते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, वट एवर इट इज. बट उसका बेस्ट तरीका यही है, यू पेन डाउन योर थॉट्स. और जब आप थॉट्स को पेन डाउन करते हो, यू एनालाइज योर थॉट्स कि अगर ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो हाउ ट्रू दे आर. इन थॉट्स में कितनी सच्चाई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई थॉट फ्यूचर को लेकर है और वो आपको ओवरवेल्म कर रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, सो सिंपल सी एक बात है कि फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. अगर आप फ्यूचर की किसी बात को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो, तो फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन. अभी आने वाले 10 मिनट में या आधे घंटे में क्या होने वाला है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. तो हम आने वाले कुछ साल, कुछ महीने कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली. तो ओवर थिंकिंग में यही है कि पेन डाउन योर थॉट्स एंड एनालाइज योर थॉट्स, हाउ ट्रू दे आर, एंड इफ दे आर नॉट ट्रू, जस्ट रिलीज देम. हमें अपनी जो टाइम और एनर्जी है, हमें उस बेतुके थॉट को नहीं देना है. Okay, ma'am. So, you have dealt with so many clients with different age groups, different problems, different symptoms. तो ऐसा कभी होता है कि कोई केस बहुत ही ज्यादा हार्श है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप लोगों पे आ जाते हैं, लाइक यू पीपल डील विद सो मेनी क्लाइंट्स इन अ डे, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं आप लोगों पे?
देखिए, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि इन्वायरमेंट आपको बहुत इम्पैक्ट करता है ना? तो जो भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं, है ना? उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, किसी न किसी चीज से वो परेशान होते हैं, उनको शेयरिंग करनी होती है। सो बहुत सारी उनके अंदर टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी होती है। वो जब उस रूम में आके, उस थेरेपी रूम में आके व्हेन दे वेंट आउट, है ना, तो जैसे ऑरा होता है, वाइब्स होते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं। अगर किसी का ऑरा पॉजिटिव है या उसकी वाइब्स पॉजिटिव है तो आपको उनकी वाइब्स असर करेंगी और आपकी वाइब्स जो है वो उनको असर करेंगी। सो negativity, again I would only say over here that as a psychologist जब हम दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को थेरेपीज देते हैं, तो वो हम खुद पे भी इम्प्लाई करते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट थेरेपी टाइम जब मैं थेरेपी देती हूँ तो वो थेरेपी उसी मोमेंट में खुद भी लेती हूँ। If I'm giving that to the client, closing my eyes and doing that, it can be mindfulness, it can be any relaxation technique, whatever it is. So I do it on my own self also. And then जैसे बोलते हैं ना, पाठ पूजा, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, तो आई एम अ सिख, माई रिलीजन इज सिख। तो हमारे हम जो मानते हैं कि आप ये पाठ करिए तो आपके आसपास कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आ सकती। सो आई स्टार्ट माई डे विद स्पिरिचुअलिटी, पाठ करना, अरदास करनी। तो जब हम अरदास करते हैं तो उसमें हम पूरे दिन के को कवर करते हैं कि हे वाहिगुरु, आप हर समय हमारे साथ रहना, अच्छे में बुरे में, हर समय मुझे वो प्रोटेक्शन देना। सो दैट्स इट। Another thing I want to know from you is as a basic thing, but impactful thing. What are some pros and cons of social media? सोशल मीडिया हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। बहुत टाइम सोशल मीडिया, मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, बट येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आई वोंट डिनाई कि इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया हमें एक फेक दुनिया की तरफ ले जाता है, रियलिटी से हटाता है, तो दूसरी तरफ हमारे ओवरऑल हमारा जो करियर है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो इंटेलेक्ट है, उसको वो भी एनहांस करता है। बिकॉज देयर आर मेनी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे हम इजीली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोचिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनिस्ट के साथ टाई अप कर सकते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ये स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हर तरीके के, इसमें आप एजुकेशनिस्ट, जहाँ आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से अगर किसी प्रोफेशनल को आपको लेना है, कांटेक्ट करना है, आप उसमें जा सकते हो। इस तरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आपकी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो लोग मुझे भी खुद सोशल मीडिया से अप्रोच करते हैं। लाइक आई हैव माय अकाउंट ऑन गूगल, पीस ऑफ माइंड काउंसलिंग सर्विसेज, और इस टाइम पीस ऑफ माइंड की 3 ब्रांचेस हैं। वन इज इन भिलाई छत्तीसगढ़, द अदर वन इज इन नोएडा एंड द थर्ड वन इज इन गुरुग्राम। द मदर ब्रांच इज इन नोएडा बिकॉज मैं नोएडा से हूँ, तो मैंने वहीं पे ये अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से स्टार्ट की। नाउ इन भिलाई ये पीस ऑफ माइंड की अनदर ब्रांच है that I'm taking care of, and because I'm the co-founder of Peace of Mind, so my partner Meghna Singh is taking care of Noida branch, और गुरुग्राम का भी वो देखती है। So this is how it is. So social media के benefits भी होते हैं, but then हमें हमेशा choose करना होता है कि हमें चाहिए क्या। Ma'am, can you please tell your social media ID to our viewers so that they can reach you? मेरा गूगल का, जैसे मैंने भी बोला, पीस ऑफ माइंड, अगर आप ढूंढेंगे आपको मैं वहां पे मिल जाऊंगी। पीस ऑफ माइंड काउंसलिंग सर्विसेज भिलाई। अगर कोई नोएडा में है, अगर दिल्ली साइड में है, तो आप पीस ऑफ माइंड नोएडा करेंगे तो आपको वहां पे मेघना सिंह मिल जाएंगी। गुरुग्राम में भी ऐसा ही है। देन आई हैव माई इंस्टाग्राम अकाउंट बाय द नेम ऑफ thinkwise_29, एंड मेरा फेसबुक पेज भी पीस ऑफ माइंड के नाम से है, और यूट्यूब चैनल मेरा है बाय द नेम ऑफ द इकिगाई वे ऑफ लाइफ। Okay. So also, ma'am, for Bhilai branch, can you please tell the complete address to our viewers?
हाँ, वैसे तो गूगल में आप मुझे ढूंढ सकते हो, अदरवाइज मेरा जो एड्रेस है दैट इज 25/10 राधिका नगर, सुपेला, भिलई। ओके, सो हो गया, हमने मैम के एड्रेस बता दिए, उनसे रीच करने के सारी चीजें बता दी. सो दैट्स इट फॉर डे मैम. इट वाज ग्रेट हैविंग यू अगेन. थैंक यू सो मच. Thank you so much for your time. I hope we meet again for another session, and maybe I'll come to you for the appointment soon. So yes, that's it, ma'am. Thank you so much again. Thank you everyone for watching this. Do not forget to subscribe our channel. And yes, this was your host and host Srishti Dubey. Thank you for watching.